या हम सभी लोग आज बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग में और अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मेंस लेवल के एग्जामिनेशंस में बहुत बार ये पूछा गया है और कई बार जाना जाता है। तो बेसिक रूल से लेकर हर एक चीज हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहला पॉइंट रखूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट और रूल्स हम लोग सीखेंगे। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं लॉजिकल की, यानी लॉजिक के। एक लॉजिक क्या होता है, लॉजिक के बारे में क्या हम समझते हैं और कितना जानते हैं। अगर हमें कोई बोलता है लॉजिक शब्द, तो सबसे पहला पॉइंट, लॉजिक आपने सबसे पहली बार सुना होगा उस समय जब आपने देखा होगा आपके सामने दिया जाता है एक बात, कहा जाता है कि तुम्हारा लॉजिक सही नहीं है यार, उन्होंने अच्छा लॉजिक दिया है। दो लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है या लड़ाई हो जाती है तो भगा देते, कहते हैं किसी अनदर पर्सन के पास चले जाओ, उनके लॉजिक बड़े अच्छे हैं। यानी लॉजिक एक वे है, एक तरीका है, एक जुगाड़ है, एक मेथड है, एक टेक्निक है जिससे हम उस सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम चाहते हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली लॉजिक। तो लॉजिक फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लॉजिक वह वे, मेथड, तरीका है, जुगाड़ है, टेक्निक है, उपाय है जिससे हम उस जगह पहुंचते हैं जो हम चाहते हैं। डिजायर्ड पोजीशन, डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो मेथड यूज करें वो लॉजिक। फॉर एग्जांपल, मैथ वाले सर ने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमने कहा वाह सर क्या लॉजिक है। अचानक क्लास में बैठा हुआ एक होनहार व्यक्ति, एक होनहार कैंडिडेट यानी आपने एक अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और रिजल्ट ले आए। आपने कहा सर ये देखो मेरा लॉजिक कैसा है, मेरा लॉजिक सही काम कर रहा है कि नहीं, ये देखो सर मेरा लॉजिक, मेरा टेक्निक सही क्या क्या। तो सर देखते कहते हाँ यार तुम्हारा भी लॉजिक बहुत बढ़िया है। किया क्या आपने, तरीका अपना चूज किया और रिजल्ट वो दिया जो डिजायर्ड था, जो चाहिए था। एग्जैक्टली यानी कि लॉजिक वह वे, उपाय, मेथड, टेक्निक, जुगाड़ है जिससे हम उस, वो अपना, अपना यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने आप वाला वे, मेथड, जुगाड़ है जिससे हम रिजल्ट वो चाहते हैं जो सामने वाला चाहता है, यानी डिजायर्ड जो होता है। यानी इस सेक्शन की जो पढ़ाई होती है उसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। हमारे पास रूल की बात करें, तीन बेसिक रूल्स हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना है लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर सॉल्व करते समय। पहला, स्टेटमेंट में खास ध्यान देना है, स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाना है। दूसरा, दूसरा जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, दैट इज बॉसेस आर ऑलवेज राइट। बॉसेस आर ऑलवेज राइट मतलब हमसे सीनियर कोई भी व्यक्ति जो भी होगा, वो जो भी काम कहेगा या करेगा या कर रहा होगा वो हमेशा सही होगा, एक्यूरेट होगा और एग्जैक्ट होगा। हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरा रूल। और वो आम पब्लिक के हित में होगा। पॉइंट नंबर 2 में मैं आगे जोड़ दूंगा कि बॉसेस आर ऑलवेज राइट, यानी जो भी सीनियर होगा, आपके बड़े भाई साहब से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक या फिर दुनिया के मालिक तक, वे सभी लोग सही हैं और वो आम पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, दिमाग का कचरा, हिंदी में लिखूंगा एकदम साफ साफ, दिमाग का कचरा यूज नहीं करना है भाई। हमें अपने दिमाग का कचरा नहीं यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सर ऐसा भी तो होता है, स्टेटमेंट में ऐसा बोल रहे हैं हम वैसा भी तो कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। ये दिमाग का कचरा जो फालतू की चीजें आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया उसे नहीं डालना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूं कि कहीं अक्सर लिखा हुआ आप पाते हैं कि बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो आप कहते हैं सर यहाँ पे हम एज्यूम तो कर लेते हैं, एजम्पशन टॉपिक का ये क्वेश्चन है कि सर एज्यूम तो हम लोग कर रहे हैं कि अंदर कुत्ते के लिए लिखा गया, कुत्ता खतरनाक है, यहाँ तक तो समझ में आ जाता है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना वो बहकाने के लिए लिख दिया हो ताकि कोई आए ना, चोरी ना करे। किसी दिमाग का कचरा, जबरदस्ती क्यों सोचो, लॉजिकल सोचो जो एक्यूरेट है, जबरदस्ती ना एक्स्ट्रा ना कम। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली लॉजिकल। ठीक है, आज 16 दिसंबर होगी। 16 दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर यहां तक लेवल सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। वीआईपीओ मेंस बहुत जल्द आने वाला है। ये देखिए, बैंकिंग के सिलेबस में चौथा सेक्शन जो आता है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्योंकि पहले तीन सेक्शन वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल थे। चौथा हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें ये सारे टॉपिक कंसीडर किए जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन यानी अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, आर्गुमेंट बहस करना, तर्क देना, कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना, कोर्स ऑफ एक्शन कार्रवाइयां करना, कॉज एंड इफेक्ट
कारण एवं प्रभाव, ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस, ड्राइंग इन्फ्लुएंस शायद, इन्फ्लुएंस मतलब निष्कर्ष ही होता है एक तरीके का, लेकिन इसमें कंक्लूजन में एजम्पशन में माइनर सा डिफरेंस होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो टोटल यहाँ पे आप लोग लॉजिकल रीजनिंग देख रहे होंगे, टोटल 6 टॉपिक कंसीडर किए जा रहे हैं। लॉजिकल एग्जैक्टली जो मेरा सेग्रीगेशन है सारे सिलेबस को बैंकिंग रीजनिंग का, उसके अकॉर्डिंग में लॉजिकल रीजनिंग, कोर लॉजिकल, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग या फिर एडवांस लेवल रीजनिंग कंसीडर किया जाता है, वो ये कंसीडर होते हैं। वन बाय वन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लॉजिकल रीजनिंग का पहला टॉपिक, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के बारे में। एजम्पशन एक शब्द से बना हुआ है, दैट इज एज्यूम, है ना। एज्यूम, एज्यूम मतलब आप में से कोई भी, जैसे कि नेहा, एन, अनुरेश, प्रतिम, वॉट एवर, जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ जरूर लेंगे, जो भी मैं डिटेल बता दूंगा। एजम्पशन के बारे में बात करें, एजम्पशन हमारे पास एज्यूम से रिलेटेड है। एज्यूम इन द सेंस कि क्या चीजें एज्यूम करी जा रही है, ठीक है, क्या चीजें हमारे पास एज्यूम की जा रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी अनुमान किसके बारे में लगाया जा रहा है, अनुमान लगाने से रिलेटेड हमारे पास बात चलेगी। तो बहुत सारी जगह पे अनुमान लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, उन पे दिमाग लगाना है। तो चलो आओ वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा अनुमान कब कब लगाया जा सकता है। रूल पहले क्लियर कर दो। अजम्पशंस मतलब कोई एज्यूम करना, ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। रूल्स के बारे में बात करूं, दो बेसिक रूल्स आपको ध्यान रखना है। एक, 100% की पॉसिबिलिटी हो, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस लग रहा है 100% भी सर, और पॉसिबिलिटी कैसे मैं बताऊंगा अभी। और दूसरा, ऑन दैट टाइम, जिस समय की बात हो रही है उसी समय आप एज्यूम करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। ये सेंटेंस कहीं लिखा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या अनुमान लगाते हैं कि क्या चीज हो रहा होगा, किस लिए लगाया गया है, एक्चुअली एजम्पशन क्या है आपका। तो आप बोलते हो कि सर, जहां भी लगाए, यानी किसी घर के नोटिस, जैसे सपोज करो नेहा, नेहा के घर पे हम लोग पहुंचते हैं और बाहर ये नोटिस लगी होती है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, आप उस सेगमेंट को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, अब तुरंत अनुमान लगा रहे हो कि हाँ जी सर, घर के अंदर कुत्ता होगा जो कि बी अवेयर यानी सावधान कर रहा है, तो खतरनाक होगा। यानी दो चीजें हमें एज्यूम कर पाए, तो भाई ये तो ठीक है। 100% की पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम 100% तो है, लेकिन आंखों से देखा नहीं है, तो इसे हम 100% पॉसिबिलिटी में, ऐसे में सुनो, ये ट्रूथ चल रहा है और ये पॉसिबिलिटी है, दोनों जहां आपस में अटैच होते हैं, जहां ट्रूथ 100% है कि वो कंफर्म ही होगा, यानी पॉसिबिलिटी 100% ऐसा होगा कि वो कंफर्मेशन में ही कन्वर्ट होएगा, तो ऐसे टर्निंग पॉइंट को हम 100% पॉसिबिलिटी, वहीं पे हम एजम्पशन लगाते हैं, वही एज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे घर के अंदर 100% ही होगा कि कुत्ता होगा, ऐसा तो है नहीं शेर के लिए लगा रखा है, ऐसा तो है नहीं बिल्ली के लिए, अगर ये लगाता है तो ये हम इलॉजिकल थॉट है हमारे पास, इलॉजिकल एजम्पशंस है। ऑन दैट टाइम यानी कि अभी, इसके पहले और बाद में क्या था नहीं, यानी ये अगर बोला जाए नेहा के घर के बाहर खड़े होके कि नेहा के घर में पहले चोरियां होती थी ढेर सारी, जिसकी वजह से नेहा ने ये कुत्ता पाल लिया है, तो कहना सही है या गलत है, जल्दी बोलो। एग्जैक्टली exactly, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई पता नहीं चोरियां होती थी उस वजह से पाल लिया, या फिर चोरियां नहीं होती थी उस वजह से पाल लिया, या फिर अपने फेवरिज्म के लिए यानी अपने पेट के लिए पाल लिया। कई रीजन हो सकते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्ट, तो हम नहीं एज्यूम करें। आगे चल के नेहा के घर में चोरियां नहीं होंगी क्योंकि नेहा ने कुत्ते पाल लिए, ये भी सही होगा, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तो ये भी आप तुरंत कहोगे नहीं सर ये भी सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि हमें नहीं पता सर, वी आर नॉट श्योर एक्चुअली ये हमारे पास बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ऑन दैट टाइम 100% की जो पॉसिबिलिटी होती है वही, यानी बाद में भी नहीं सोचना, पहले में भी नहीं सोचना, ये हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का, स्टेटमेंट एजम्पशन का एक रूल हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल के तहत आपको समझा दिया, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप दिमाग लगा लीजिएगा, ये एजम्पशन हो गया। आर्गुमेंट के बारे में बात करें, आर्गुमेंट भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, पेन पेपर लिख के रखिएगा, अभी कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, एक वीक, जो 100% सपोर्ट करे, या सपोर्ट इन द सेंस कि 100% उसके फैक्ट में, उसके लॉजिक में काम हो, वो हमारे पास स्ट्रांग होगा। और 1% भी डिसबैलेंस हुआ यानी कि वीक होने के चांसेस ज्यादा है किसी भी बात को, थोड़ा सा भी गलत हुआ तो वीक हो गया, पूरा गलत हो गया तो भी वीक हो गया, यानी वीक के गलत होने के चांसेस, यानी किसी भी आर्गुमेंट के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, आप देख पाओगे स्ट्रांग होने के कंपेरेटिवली। आर्गुमेंट क्या होता है? अक्सर मैं किसी से पूछूं, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों से पूछूं कि आर्गुमेंट क्या होता है,
तो आप बोलोगे सर आर्गुमेंट मतलब बहस, तुम मेरे से आर्गुमेंट मत करो, ये मेरे से आर्गुमेंट करता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो आर्गुमेंट, अगर मैं दूसरे शब्दों में पूछूं कि आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तुरंत आप बोले सर आर्गुमेंट तो नेगेटिव ही होता है ना सर, बहस करना कहाँ पॉजिटिव होता है। तो करेक्ट आंसर इज आर्गुमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता। और आर्गुमेंट का वो मतलब लॉजिकली आप गलत समझते हो, अगर आप ये समझते हो कि सर आर्गुमेंट मतलब बहस, लड़ाई झगड़ा है ना, तो ये हमेशा गलत है। आर्गुमेंट वह सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा एग्जैक्ट मीनिंग इसका लॉजिकल। आर्गुमेंट वह सेंटेंस है जो हम सामने वाले की बात से असहमत होते हुए देते हैं। When anybody is not accepting any another person's statement or fact or any data, then the first person is giving any sentences, that is argument actually। और ये जरूरी नहीं कि वो लड़ाई झगड़े में ही हो, बहस में ही हो, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वो टोन, वो एटीट्यूड में आप फील करते हो कि ये तो गंदा है, तो उसे आप गंदा बोलते हो। अच्छा है तो हेल्दी आर्गुमेंट बोलते हो। तो देयर आर थ्री वर्ड्स, डिबेट, आर्गुमेंट एंड बहस। इन तीनों में अलग अलग चीजें हैं। डिबेट जब आपको फिक्स कर दिया जाए कि यू हैव टू टेल इन द सपोर्ट ऑफ दैट पर्सन या दैट थिंग, एंड इन अगेंस्ट ऑफ दैट पर्सन या दैट थिंग, इन दो पार्ट में से कोई एक पार्ट आपको पकड़ा दिया जाए, डजेंट मैटर आप इंटरनली क्या फील कर रहे हो, बट आप को उस मुद्दे को रखना है। जैसे गांधी जी अच्छे थे या बुरे, इस पर डिबेट होना है, तो एक पक्ष को बोल दिया जाएगा यू हैव टू टेल द फैक्ट्स ऑफ गांधी जी विच प्रूव्स दैट ही इज अ गुड पर्सन, एंड सेकंड पार्टी को दे दिया, सेकंड पर्सन को दे दिया। तो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है ना, दैट इज डिबेट। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज हमारे पास आर्गुमेंट की। तो आर्गुमेंट में क्या होता है, सामने वाली बात से जब असहमत होता है तो कोई बात रखता है, कोई फैक्ट रखता है, कोई सेंटेंस रखता है, दैट इज आर्गुमेंट। एंड तीसरा हमारे पास जो बात आती है वो आती है बहस की, जब हम फैक्ट से मतलब ही ना रहे, हमें बस अपनी बात ही रखनी है, चाहे वो जबरदस्ती फोर्सफुली ही क्यों ना हो, दैट इज कॉल्ड बहस। कि मैं बहस करने पे आ ही गया हूं, मैं मानूंगा ही नहीं कि ये दिन है, मैं जबरदस्ती बहस किए पड़ा हूं, क्या ये रात है, रात है, रात है, रात है, दैट इज, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बहस हो गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आर्गुमेंट और बहस और डिबेट में ये माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। तो आर्गुमेंट पे वापस आता हूँ। आर्गुमेंट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो पूरी तरह सपोर्ट करे, वीक जो जरा से भी डिसबैलेंस हो जाए, दैट इज वीक आर्गुमेंट। मैं कुछ की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ ताकि नियर फ्यूचर में आपको ये पॉइंट्स नजर आए तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला, स्ट्रॉन्ग में कुछ कीवर्ड्स है, चार कीवर्ड्स है स्ट्रॉन्ग के लिए, नोट करिएगा। पहला हमारे पास आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सत्य होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर किसी ने रखा तो दैट इज, यानी आर्गुमेंट में क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, नीचे आर्गुमेंट नंबर 1 दिया जाएगा, आर्गुमेंट नंबर 2 दिया जाएगा, हो सकता है 3 भी दिया जाए, हो सकता है 4 भी दिया जाए, दो ऑन एन एवरेज दिए जाते हैं। आपको ये दिखना, पहले वाले में हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में होगा कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा में कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं ये। उसके बाद जो भी करंट मुद्दा होगा, एक व्यक्ति यस में होगा, एक व्यक्ति नो में होगा, या हो सकता है दोनों यस में हो, दोनों नो में हो, यानी एक सपोर्ट कर रहा होगा, एक अगेंस्ट में जा रहा होगा, और वो एक फैक्ट देगा, यानी एक आर्गुमेंट देगा अपना, यानी उसके बाद से सहमत या असहमत दोनों ही मुद्दों में वो अपने फैक्ट देंगे। आपको ये फैक्ट रीड आउट करना है, ना ही सपोर्ट में जाना है, ना ही अगेंस्ट में जाना है, आपका पर्सनल माइंड, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि रूल नंबर 3, दिमाग अपना नहीं मत लगाइएगा प्लीज। तो जो वो बंदा बोल रहा है उसे देखिएगा वो लॉजिकली कितना करेक्ट है, और उससे हेल्प करेंगे ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, इन पॉइंट के मद्देनजर आप उनको सही और गलत चूज करिएगा। और नो, अगर नो बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई फैक्ट दे रहा होगा, हो सकता है यही स्ट्रांग हो सकता है पहला। तो जो स्ट्रांग हो उसे आप स्ट्रांग कंसिडर करिए, जो वीक है वीक। स्ट्रांग होने की शर्त है, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ हो, दूसरा एक्सपीरियंस बेस्ड बोला जाए, लेकिन ये एक्सपीरियंस किसी बड़े आदमी का होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज का, हमारा और आपका नहीं। हमारा आपका होगा तो वो ओपिनियन हो जाएगा, तीसरा पॉइंट इसका ओपिनियन है, तो आपका ओपिनियन हो जाएगा वीक का। तो आपका पर्सनल होगा तो हमेशा ओपिनियन कंसिडर होगा, क्योंकि वो अकेले आपका है। तीसरा एनालिसिस बेस्ड, एनालिसिस आपका हो लेकिन आप एनालाइज कर रहे हो एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज को। चौथा है ट्राई करना, हमेशा स्ट्रांग होता है। हेल्प करना हमेशा स्ट्रांग होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने आप में 100% शो करते हैं, यानी किसी ने कोई काम करने के लिए ट्राई किया, रिजल्ट क्या है, वो हो गया कि नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन ट्राई करना हम लॉजिकली सोचते हैं कि उसने अपने 100% दिया होगा। किसी को हेल्प करना है, 1 रुपए की हेल्प भी हेल्प होती है, 1,000 करोड़ रुपए की भी हेल्प हेल्प होती है, तो हेल्प करना हमेशा 100% कंसिडर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया स्ट्रॉन्ग कंसीडर करने के लिए। वीक के लिए पहला हो गया सिंपल इंफॉर्मेशन। सिंपली कोई बताता है कि भैया ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा एड्रेस बता दो सर, राम मंदिर किधर है, आप बोलो उधर ही जाओ, उधर ही चले जाओ, राम मंदिर है। तो उधर ही चले जाओ अपने आप में कंप्लीट नहीं, 100% नहीं है, तो आप वीक कंसीडर करते हो, जिससे आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा हमारे पास आता है दैट इज एम्बिशियस होना। बहुत ज्यादा एम्बिशियस मतलब बहुत गुस्से में बहुत बड़ा 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 चढ़ा के बोल देना होता नहीं, ये कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कटोरा भर के खून दोगे क्या पी जाएगा वो? नहीं, तो ये एम्बिशियस मैंने बहुत दुखी होके या बहुत इमोशनल होके कोई डायलॉग बाजी कर देना कि बाहर निकल मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा, बाहर निकला बेचारा वो चार बंदे के साथ आ गया, उल्टा तुम्हारा पैर टूटने की बारी आ गई। तो ये जो इमोशनल होके बड़े बड़े डायलॉग मार देते हैं ना, दैट इज हमारे पास एम्बिशियस फॉर्म में, दैट इज वीक, वो लॉजिकली गलत है। चौथे नंबर पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड के बारे में बात करें, दैट इज व्हाट हमारे पास ओनली कि सिर्फ नरेंद्र मोदी है ऐसा है जो देश का भला कर सकते हैं। तो ये कहते ही मेरा सेंटेंस गलत है, हो सकता है वो कर ले, हो सकता है ना कर पाए, लेकिन सिर्फ यही व्यक्ति कर पाएगा ऐसा कहना गलत है। कंपेयर करना हमेशा गलत होता है, और किसी की कैपेबिलिटी कैपेसिटी के बारे में बात करना वो हमेशा गलत होता है। ये सारे कीवर्ड्स अगर आते हैं तो तुरंत आप रॉन्ग कर लीजिए। पांचवा एक और गलत होने के होता है, दैट इज सुपरफ्लस। सुपरफ्लस क्या होता है? सुपरफ्लस में ये होता है कि जब भी कोई बात बहुत ज्यादा हमारे पास बढ़ा चढ़ा के बोल दी जाती है, दैट इज सुपरफ्लस, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, सॉरी एम्बिशियस में मैंने शायद सुपरफ्लुअस एक्सप्लेन कर दिया। एम्बिशियस मतलब कि इमोशनली नहीं है, एम्बिशियस मतलब बहुत महत्वाकांक्षी हो जाना, जैसे कि रीजनिंग में एक चार पांच पेपर आपने दिए हैं और सभी में 30+ मार्क्स आने, ऑटोमेटिक अगले वाले में बोल देना अब तक कोई भी पेपर आएगा सब में मैं बहुत सारे मार्क्स लेके आऊंगा, दैट इज व्हाट एम्बिशियस हो गया, बहुत महत्वाकांक्षी हो गया। तो ये वीक होता है। सुपरफ्लुअस इमोशनल वो हो जाता है कि हाँ आज तुमने मेरा ये किया, अब मैं तुम्हारा ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये कर दूंगा, मतलब सुपर प्लस बहुत ज्यादा उड़ के बोलना, दैट इज सुपर प्लस एक्चुअली। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्डिंग्स दिमाग में नहीं है। कंक्लूजन, कंक्लूजन एजम्पशन लगभग सिमिलर होते हैं, बट एक चीज होता है कंक्लूजन 100% श्योर होता है, और वो पॉसिबिलिटी यानी ये दिखा हुआ होता है, वो स्टेटमेंट में छुपा हुआ जो बात होती है वो कंक्लूजन होता है। और सेकंड फिर वही बताऊंगा ऑन दैट टाइम, सेम चीजें समझिएगा अलग अलग में। जैसे मैं एग्जांपल लूं एजम्पशन और कंक्लूजन के बीच में, और आगे हाथ इन्फ्रेंसेस के बीच का भी डिफरेंस बता दे रहा हूँ, ये इन्फ्रेंस से लास्ट एक मतलब एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। गांधी जी का बड़ा लड़का इंजीनियर है, गांधी जी का दूसरा लड़का डॉक्टर है, गांधी जी का तीसरा लड़का बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। तो गांधी जी का तीन लड़के हैं, दैट इज कंक्लूजन, दैट इज व्हाट कंक्लूजन। आप 100% श्योर, तीन लड़कों के बारे में बात की, स्टेटमेंट दिख रहा है पूरा पूरा। गांधी जी तीसरा लड़का बैंकर बन जाएगा, बैंकिंग प्रिपरेशन इसीलिए कर रहा है, लॉजिकली हम यही एज्यूम करते हैं कि वो बैंकर बनना चाहते हैं, बैंकर बनेगा। ठीक है, यही तो बात होती है, तो दैट इज एजम्पशन, वो एज्यूम किया हमने, 100% श्योर 100% पॉसिबल है कि वो बैंकर ही बनेगा, क्योंकि जब उसी की तैयारी कर रहा था। और गांधी जी की जीवनी के बारे में बात हो रही है, दैट इज इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब निचोड़, पूरा पूरा मुद्दा क्या चल रहा है, पूरा थीम लाइन क्या है, दैट इज इन्फ्रेंसेस। ये माइनर सा डिफरेंस होता है तीनों के बीच में। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्रवाई। कार्रवाइयों के लिए तीन रूल, पहला इमीडिएट होना चाहिए, कार्रवाई मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो इमीडिएट। कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन और कोर्स, कोर्स का मतलब पहले मैं बता दूं, कोर्स मतलब आप लोग अक्सर सोचते होंगे सर कोर्स वही जानते तो हैं सर, वो बैंकिंग का कोर्स, एसएससी कोर्स, रीजनिंग कोर्स, फलाना ढिमकाना। तो कोर्स एक्चुअली वो स्टेप है, वो एक्टिविटी है जिससे किसी प्रॉब्लम को आप कम करना या खत्म करना चाहते हैं, या कम करना या कम होता है या खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डायबिटीज हो गया तो मैं डायबिटीज के दवा का कोर्स करता हूँ, यानी मैं ऐसे कुछ स्टेप्स को एक साथ कलेक्ट करके बोलूं तो वो मेरा है, उससे मेरा क्या होगा, डायबिटीज या तो कम होगा या तो खत्म होगा, है ना। दिस इज कोर्स। मुझे टीबी हो गया तो मैं डॉट्स जो दवा है उनका कोर्स करता हूँ, तो दवा का कोर्स भी कोर्स होता है। ठीक है, बैंकिंग का कोर्स, रीजनिंग या एमकॉम बीकॉम का भी कोर्स करते हैं हम। तो कोर्स मतलब वो एक्टिविटी जिसे, वो कंप्यूटर नहीं आया आपको, ठीक है, बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं आ रही तभी तो आप करते हो। मैं डीसीए कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए का कोर्स करने चला है ना, डीसीए का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मैंने क्या किया, मैंने कोर्स किया। क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने कोर्स कर लिया, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन रिजल्ट तक ले आए,
तो हम कोर्स, तो कोर्स यानी ये जरूरी नहीं कि उससे हम सही हो जाए। स्पीकिंग का कोर्स करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेज बन जाते हैं, हम तड़ातड़ अंग्रेजी बोलने लगते हैं। जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी वो थोड़ा कम हुई या खत्म हुई, दैट इज कोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन, और जो इमीडिएट हो जाता है उसे कोर्स ऑफ एक्शन। डायरेक्टर याद करो, जैसे एक्शन बोलता है काम शुरू। तो कोर्स ऑफ एक्शन मतलब वो इमीडिएट एक्शन, स्टेप्स, एक्टिविटी जिससे प्रॉब्लम कम या खत्म होती है, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन। ये कॉन्सेप्ट हमारा है। तीन रूल, इमीडिएट होना चाहिए। दूसरा, अनदर पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अनदर किसी भी व्यक्ति को, कि आप, आपके घर का कूड़ा है सर, हमारे पास प्रॉब्लम है, घर में कूड़ा है, अब इसको कूड़े को खत्म करना है, तो इस पे ये स्टेप ले ले कि हाँ कूड़ा उठा पड़ोसी घर में डालो, हमारा तो सॉल्व हो गया ना। तो अनदर पर्सन को प्रॉब्लम हो रही तो गलत है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो लॉजिक लगेगा यहाँ लॉजिकल रीजनिंग के टाइम पे, वो ये है कि आपके पास हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम सभी लोग, आपके पास की जितनी भी चीजें दी गई हैं आपके एरिया में सब कुछ, तो याद रखिए एक्सट्रीम अगर प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम अगर प्रॉब्लम है तो इस पे कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं आता। इमीडिएट होना चाहिए, अनदर किसी पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और तीसरा, एक्सट्रीम लेवल पे अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको नहीं रेक्टिफाई करना, एक्सट्रीम लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, बाकी सबका क्वेश्चन का थीम सेम था कि स्टेटमेंट, नीचे दो कोर्स ऑफ एक्शन, दो एजम्पशन, दो कंक्लूजन, दो इन्फ्रेंसेस, दो वट एवर जो भी देना है दे देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, सिर्फ दो ही स्टेटमेंट होगी, तो पांच ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको पढ़ के ये देखना होगा कि पहले के वजह से दूसरा हो रहा है क्या। तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट क्या होगा, हमारे पास कॉज होगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इफेक्ट। यानी पहले की वजह से अगर दूसरा हो रहा होगा, यानी पहले में इसे दे दिया गया होगा कि हाँ शहर में बहुत भारी बारिश हुई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, बाढ़ का खतरा आ गया, तो किसकी वजह से हुआ, बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा, तो पहला कॉज, दूसरा वाला हमारे पास क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। दूसरे में जैसे इसका कि दूसरा कॉज हो जाए, हमें ऐसा फील हुआ कि दूसरा कॉज है, पहला वाला उसका क्या इफेक्ट है। ये भी हो सकता है, जस्ट उल्टा लिखा हुआ होता है ये चीज। तो तीसरे वाले में बोलते हैं बोथ आर कॉजेज, जो कि ये ऑप्शन बहुत कम बनता है, बोथ आर कॉजेज। दो के दोनों सिर्फ कॉजेज कॉजेज नजर आ रहा है, रिजल्ट नजर ही नहीं आ रहा कि ये किसी प्रॉब्लम को उठा तो रहे हैं लेकिन अलग अलग। चौथा क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सर न पहला दूसरा दोनों आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो बोथ, बोथ आर इफेक्ट, दो के दोनों इफेक्ट तो हैं ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, यानी दो के दोनों हमारे पास इफेक्ट है, दोनों रिजल्ट नजर आ रहे हैं लेकिन अपने अपने कारणों के। पांचवा बोल रहा है कि दो के दोनों सर इफेक्ट नजर आ रहे हैं, बोथ आर इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉजेस, यानी दो के दोनों हमारे पास कॉमन कॉज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चौथे और पांचवे के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिए ऐसा दिया हुआ हो, अच्छे तरीके से समझिएगा कि भिंडी का रेट 12 रुपए महंगे हो गए और टमाटर का रेट 3 रुपए महंगा हो गया। यानी पहला स्टेटमेंट बोल रहा है भिंडी 12 रुपए महंगी हो गई, और दूसरा बोल रहा है टमाटर 6 रुपए महंगे हो गए। यानी दो के दोनों महंगे हो रहे हैं, दोनों रिजल्ट दे रहे हैं कि हाँ भैया ये भी महंगा हो गया, रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई ये भी। तो दो के दोनों किसी कॉमन कॉजेज के इफेक्ट तो हो सकते हैं ना। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, बोथ आर इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉजेज, यानी महंगाई बढ़ गई या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से दोनों एक साथ महंगे हो गए। दूसरा, एक और एग्जांपल, ये पांचवें नंबर का एग्जांपल है। चौथे नंबर के लिए, हिंदी में सारे बच्चे क्या हो गए, पास हो गए, और इंग्लिश में सारे बच्चे फेल हो गए। तो दोनों के दोनों का एक साथ कॉमन कॉज तो हो नहीं सकता कि भाई हिंदी वाले सर बढ़िया पढ़ा दिए तो अंग्रेजी वाले फेल हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो दो के दोनों रिजल्ट है, हिंदी में पास होना, इंग्लिश में फेल होना, बहुत सारे इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे कॉमन कॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, इंडिपेंडेंट कॉज। तो सारे के सारे क्या है, इफेक्ट अपने अपने कारणों के। हिंदी का पास होने का रीजन कुछ और रहा होगा जो कि अलग रहा होगा इंग्लिश में फेल होने वालों से। तो करेक्ट आंसर इज बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। तो ये हमारे पास था ड्राइंग इन्फ्लुएंस, मैंने पीछे बता दिया गया है। इसके पीछे इसके बाद सारे सारे क्वेश्चन है जो कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, सबसे पहली बात कि अच्छे तरीके से आप सभी लोग ट्राई करें, ट्राई योरसेल्फ, सारे के सारे रूल्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं भी हो तो पहले मुझे लिखें और अच्छे तरीके से रीड आउट करें, समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े।
तो टोटल हमारे पास ये सारे सारे रूल है। थैंक यू, आप सभी लोगों ने इसे अच्छे तरीके से समझा है। इस पे नेक्स्ट क्लास पे हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए।